हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, लगातार जो भी यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चन लेके आ रही है, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है उसमें कि जब हम तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उन जो भी न्यूज़ है उससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी साथ ही साथ में ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि डेली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करें और देखें कि हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम के लिए कितना प्रोडक्टिव है और जो भी न्यूज़ सही में एग्ज़ाम के काम की है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, उन अप्रोचेस को भी ध्यान देंगे कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है और हम उन प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है अग्निवीरों से संबंधित। अग्निवीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अग्निवीरों को अग्निपथ योजना के माध्यम से तीनों सेवा यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती किया जाता है। ऑप्शन 2, परिवार को अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है। साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख रुपए का योगदान भी मिलता है। यहाँ 13 लाख और 8 लाख। सेवा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें अग्निवीर द्वारा लगभग 30% योगदान दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा भी उतना ही योगदान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप भी तीनों ऑप्शन को वीडियो को रोक के पढ़िए आराम से। चलिए अब देखिए, यहाँ पे पूछा कि कितने सही नहीं है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से गलत है इसमें से। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है कि तीनों सेवाएं जो हैं उसमें भर्ती होती है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा जो है, यहाँ पर एक 13 लाख रुपए की बात की गई है और यहाँ पे सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष जो है वहाँ से 8 लाख रुपए का योगदान मिलता है। ठीक है, तो ये 13 लाख और ये 8 लाख, ये दोनों अमाउंट भी सही दिया हुआ है इसमें। तीसरा, जो सेवानिधि स्कीम के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि अग्निवीर द्वारा 30% का योगदान दिया जाता है और भारत सरकार भी उतना ही करती है, यानी कि 30% जो है वो अग्निवीर करते हैं और 30% भारत सरकार करती है। टोटल 60% होता है इसमें। ओके, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और पूछा कि सही कितने नहीं है, यानी गलत कितने हैं इसमें। तो आप देखिए, क्योंकि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, इसलिए हम ऑप्शन डी को चुनेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ओके, अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देखते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखिए तीनों सेवाओं की बात की गई है, ठीक है, इसलिए कथन एक जो हमारा था वो सही हो रहा था। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, 4 वर्ष की अवधि के लिए, है ना, तो ये जो भर्ती होती है, पूरा जो प्रोसेस है, इसमें आप 4 वर्ष के लिए सेना में काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है कि परिवार को अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष, है ना, आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और मुआवजे हैं जो परिवार को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि भी शामिल है ना। तो ये 48 जो लाख है उसका आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसमें आपको क्या होता है, गैर अंशदायी है, यानी आपको कुछ डोनेट नहीं करना है उसमें। जैसे एलआईसी वगैरह में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है ना, वैसा नहीं है, बिना पे किए ही आपको ये इंश्योरेंस जो है वो कवर करता है। इसके अलावा जो दोस्तों सेवानिधि स्कीम है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि सेवानिधि स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए अग्निवीर से रिलेटेड है। और जो 30% का योगदान वाला बात किया गया है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखेंगे। देखिए, प्रश्न का जो स्तर है ना, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, पिछले साल का उसी लेवल पर रखा गया है, तो आप हड़बड़ाइए मत, अच्छे से देखिए, समझिए। और रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस आज जो आप करेंगे उसका असली मतलब आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे समझ में आएगा। इस बार 26 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है,
आशा करता हूँ आप लोगों ने टाइम टेबल देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद में प्रश्न उठाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न उठाने का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना सांसदों द्वारा, उसके बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है, सांसद एक दिन में 5 प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं, ठीक है, मौखिक और लिखित दोनों जमा कर सकता है। दूसरा है, आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए नोटिस की अवधि कम से कम 17 दिन होती है, लेकिन अल्प सूचना के मामले में 8 दिन से कम का नोटिस न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सही बताना है इसमें। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है कि कोई भी सांसद एक दिन में आखिर कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे है कि 5 पूछ सकता है। ठीक है, चाहे वो मौखिक में पूछे या लिखित में। अब मौखिक और लिखित का मतलब ये है कि वो या तो लिखित में पूछ सकता है, उनको वहाँ पे खड़े होकर पूछने का ज़रूरत नहीं है। और मौखिक में जो डायरेक्ट हम लोग टीवी वगैरह पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट, तो दोनों मिला करके 5 तो बिल्कुल सही है। ये 5 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन है उनके पास में तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए वो चले जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है दोस्तों कि जो कम से कम 17 दिन बोला गया है नोटिस देने का पीरियड, तो ये 17 दिन ना होकर के ये 15 दिन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है अल्प सूचना के लिए 8 दिन का जो समय है, तो ये 8 दिन ना होकर के ये 10 दिन है। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन अब दोस्तों एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो अब कुछ कर भी नहीं सकते, याद तो रखना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, आपको समझना भी पड़ेगा, चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए। चलिए अब देखते हैं इसमें सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 तो हमारा सही है, ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। अब पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 सही है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन को अच्छे से। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न उठाने की प्रक्रिया है वो कहाँ पर है, तो संविधान में नहीं है, वो लोकसभा में है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो है उसके अंतर्गत नियम 32 से 54 तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10 से 18 द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, संविधान का इसमें कोई रोल नहीं है, जो लोकसभा के नियम है उससे शासित होते हैं ये सारी प्रक्रियाएं। तो देखिए अब इसमें क्या है प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए एक नोटिस देना होता है। निचला सदन यानी कि लोकसभा है ना, उनको एक नोटिस देना होता है जिसमें प्रश्न पूछने के अपने उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। अब सांसद एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं जमा कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक नोटिस पर उसी सत्र के अगले दिनों के लिए विचार किया जाता है। आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए नोटिस अवधि 15 दिन से कम नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या आया था, यहाँ पे 17 दिन था, इसीलिए वो गलत था। हालांकि अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिन से कम का नोटिस न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित है। ठीक है, तो दूसरा जो था गलत हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर 8 था और यहाँ पे क्या था 17 था, इसीलिए जो ऑप्शन था हमारा वो गलत था। सही डाटा ये है 15 दिन और 10 दिन। चलिए आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी और ख़ास करके 2020 प्रीलिम्स के बाद से इस तरीके के प्रश्नों की जो संख्या है वो बढ़ी है। इसीलिए हमको कोशिश यही करना चाहिए कि हम इस तरीके के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली एग्ज़ाम के टाइम पर प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सॉरी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ओके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव AI मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है जिसे मानव की तरह टेक्स्ट को समझने और टेक्स्ट को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरा, ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों विशेष रूप से तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके बनाए गए हैं। वे संकेतक या इनपुट दिए जाने पर सुसंगत और संदर्भ के आधार पर प्रासंगिक टेक्स्ट सृजित कर सकते हैं। कितने कथन सही हैं?
चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, पहले इसको अप्रोच कैसे करना है। हो सकता है दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आमतौर पर होता है ऐसा कि हम सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। फिर भी देखिए इसका नाम क्या है इस टेक्नोलॉजी का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज का मतलब तो आप लोग जानते हैं, लार्ज का मतलब भी जानते हैं और मॉडल का भी मतलब जानते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा मॉडल है जो लार्ज लेवल पर लैंग्वेज से डील कर रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एआई मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है जो क्या कर रहा है, टेक्स्ट को समझ रहा है, टेक्स्ट को विकसित कर रहा है। और टेक्स्ट का और लैंग्वेज का रिलेशन तो होता ही है ना, बिना टेक्स्ट के लैंग्वेज तो हो ही नहीं सकता। टेक्स्ट होगा तब तो लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों विशेष रूप से तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके बनाया गया है, ये भी सही है। और ये जो संकेत या इनपुट दिए जाने पर सुसंगत और संदर्भ के आधार पर प्रासंगिक डेटा सृजित कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर आप इनको डाटा देते हैं तो ये उस हिसाब से आपके लिए टेक्स्ट बना सकते हैं। तो ये तो हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं कि फ़ोटो से क्या होता है कि टेक्स्ट बनाते हैं, नॉर्मल एआई कर सकती है काम। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक बार इसका। तो पहला ठीक है दोस्तों, जनरेटिव एआई मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है जिसे मानव की तरह टेक्स्ट की समझ और उसे सृजित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ना। क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि संकेत या इनपुट किए जाने पर सुसंगत और संदर्भिक डेटा को जो है ये प्रासंगिक टेक्स्ट में बदल देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसका देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या क्या है। एक ओपन एआई का जीपीटी है, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब जनरेटिव एआई है क्या, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है या उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए समर्पित है जो मानव द्वारा उत्पादित सामग्री के समान गुणों वाली सामग्री का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो प्रोडक्ट है उनका उत्पादन कर सकता है जो कि ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। ये प्रणालियाँ मौजूदा डेटा के पैटर्न का उपयोग कर नई रचनात्मक सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चित्र हो सकता है, संगीत हो सकता है और दूसरे टाइप के मीडिया हो सकते हैं, ठीक है। आप उनको टेक्स्ट देंगे तो उस हिसाब से आपके लिए ड्राइंग बना सकते हैं, उस हिसाब से आपके लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एस्ट्रोनॉमी यानी ये जियोग्राफी और साइंस दोनों को लिंक करता है। पहला, मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंगल ग्रह के बारे में देखिए दोस्तों, आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, पर आपको मंगल ग्रह का आइडिया होगा। आप सोचते होंगे कि हाँ, आपको इस नॉर्मल सौर मंडल के बारे में तो पता ही होगा, सोलर सिस्टम कैसा है क्या है। पर अब देखिए इसके सिंपल से प्रश्न आप सही कर पाते हैं कि नहीं, एक बार थोड़ा चेक करिए। यह हमारे सौर मंडल में बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसमें फोबोस और डिमोस, ये दो नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, ओलंपस मॉन्स। कितने सही नहीं है पूछा है दोस्तों। आप वीडियो को रोकिए यहाँ पर और फिर से सारे विकल्पों को पढ़िए और देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, इसमें आपसे सही हो रहे हैं कि नहीं। और आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपने आंसर को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा होगा। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सही नहीं है जो है ये पूछा है, आपको गलत बताने थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मंगल क्रम में सूर्य से चौथे स्थान पर है, ठीक है। रोम का ये युद्ध का देवता के आधार पर इसका नाम है, ठीक है। इसके लाल रंग के कारण इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। जो दूसरा ऑप्शन है कि मंगल बुध के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और ये पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, फोबोस और डिमोस, ओके। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया था। इसके अलावा ओलंपस मॉन्स जो मंगल ग्रह पर स्थित है,
हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो कथन 3 जो है ये भी सही हो जाता है। ठीक, पर हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, पर पूछा था सही कितने नहीं है। अगर सही पूछा होता तो हम इसको चुनते, सी को, पर क्या है कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। चलिए ठीक है, अब एक संस्था से क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो संस्था है आप यकीन मान के चलिए कि इस साल या इसके अगले साल, मतलब यूपीएससी इसके बारे में प्रश्न पूछेगी ही, और इससे प्रश्न पूछे जा भी चुके हैं। वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधानिक सलाह निकाय, जिसको SBSTTA के रूप में जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह जैव विविधता कन्वेंशन CBD के तहत एक वैज्ञानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, CBD के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य पार्टियों के सम्मेलन, यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, COP होती है, और इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में समय पर सलाह प्रदान करना है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत जेनरिक है कि सलाह देना है। सलाह देने का काम तो बहुत सारी बॉडीज करती है। अब देखना ये है कि जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है उससे रिलेटेड है कि नहीं है। चलिए ठीक है, आप देखते हैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 25 बिना किसी निश्चित अवधि वाली एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना करता है। ठीक है, तो पहला कथन सही था, है ना। और दूसरा जो था दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, सलाह प्रदान करता है, वो भी सही है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, सही है गलत, तो यहाँ पर सही पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ये, क्योंकि ये दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। ITBP के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। आर्म्ड फोर्स है हमारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF अधिनियम 1949 के तहत किया गया था, और तिब्बत के साथ अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन के रूप में ये जो है कार्य करता है। यह भारत का एक विशेष पर्वतीय बल है, जिसे वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए वीडियो को रोक के। मैं अब आंसर की तरफ चलता हूँ आपको लेके। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों, के गठन से जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, तो आपको पता होना चाहिए कि संस्था शुरू कैसे हुई थी। ठीक है, और कब शुरू हुई थी, तो ये 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद शुरू हुई थी। तो दोनों ऑप्शन सही है, सही पूछा है ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखते हैं एक बार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP एक समर्पित बल है जो तिब्बत के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ITBP का गठन शुरू में CRPF अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। हालांकि वर्ष 1992 में, ठीक है, संसद ने ITBP अधिनियम लागू किया और 1994 में नियम बनाए। ठीक है, तो पहले तो CRPF के अंदर आ रहा था, है ना, इसका रेगुलेशन, बट उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1992 में संसद इनका एक अपना अलग कानून लेकर के आ जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा है कि ITBP भारत की एक विशेष पर्वतीय बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, इसी मंथ 1-2 दिन पहले इसकी स्थापना की गई है। बिल्कुल, इसीलिए ये जो संस्था है हम लोग इसको भी न्यूज़ में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, भारत चीन के युद्ध के तुरंत बाद इसको बनाया गया था। शुरुआत में इसकी तैनाती जो है भारत चीनी सीमा पर की गई थी, अतः कथन 2 जो है वो सही है। अब दोस्तों कुछ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला तो है दोस्तों, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, भारत में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूल निरोधक सल्फर लवण से बने होते हैं जिन्हें जल में मिलाया जाता है और फिर सड़कों पर छिड़का जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है विंड और ऑगमेंटेशन एंड एयर प्यूरिफाइंग यूनिट, जिसको वायु
शॉर्ट फॉर्म में जिसको वायु के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य आयनीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषकों को बेअसर करना है। स्मॉग टावर वायु शोधक है जो एक बड़े शहरी इलाके में कण पदार्थ और प्रदूषकों को कम करने का लक्ष्य रखता है। कितने सही है। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं डिटेल्ड में, फिर डिस्कस करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, धूल निरोधक जो कैल्शियम या मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक, इसीलिए पहला गलत है, क्योंकि वहाँ पे क्या सल्फर की बात की गई थी। ठीक है, तो ये जो मिश्रण होते हैं ये प्रभावी ढंग से धूल को नियंत्रित करते हैं, जिससे वायु में धूल के कणों से लंबे समय तक राहत मिलती है। तो आपको याद रखना है यहाँ सोडियम न होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। दूसरा वायु के बारे में है, ये क्या है, औद्योगिक परिसर, आवासीय परिसर, यातायात सड़क, चौराहे, डिवाइडर के आसपास, स्कूलों में स्थापित किए जाते हैं। यह उपकरण दो सिद्धांतों, वायु प्रदूषकों को कम करने तथा सक्रिय प्रदूषकों को हटाने के लिए पवनोत्पाद पर काम करता था। कथन दो जो है वो सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो था क्या बोल रहा था, आयनीकरण की बात कर रहा था, पर यहाँ पर जो प्रोसेस की बात कर रहा है वो एयर टू एयर कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं, स्मोक टावर के बारे में जो है वो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये स्मोक टावर क्या होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में स्मोक टावर लगा हुआ है। एक टावर होता है जिसको स्मोक टावर बोलते हैं। करता क्या है कि जो आपने सुना होगा PM2.5 PM2.10 है ना, तो उस तरीके के कणों को हटाने का काम ये करता है, इसलिए कथन 3 सही हो जाएगा। उस हिसाब से उत्तर हमारा बनेगा दोस्तों, ये सही है और ये सही है, ये गलत है। सही पूछा है ऑप्शन बी केवल 2। आपको दोस्तों ये आसान लग रहा होगा शायद कि मैं बार बार क्यों आपको ये सही है गलत है बोल के ऑप्शन टिक करवा के दिखा रहा हूँ, पर जब आप हड़बड़ी में प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे वो आप यहाँ भी सही किए, यहाँ भी सही किए, पर आप गोला इसको मार देंगे तो दिक्कत हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। बायोमास को फायरिंग कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने की एक प्रथा है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में बायोमास पेलेट विनिर्माण को मंजूरी दी है। कितने सही है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आपको शायद आइडिया होगा, अगर नहीं है तो इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसको फॉलो करिए, वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल्ड आंसर। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है हमारा कि बायोमास को फायरिंग कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से में बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रथा है, तो ऑप्शन 1 हमारा जो था वह सही हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही है। दूसरा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने बायोमास पेलेट विनिर्माण इकाई को समर्थन देने के लिए वित्त सहायता योजनाएं शुरू की है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में बायोमास पेलेट विनिर्माण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो कथन 2 सही नहीं होगा। मंजूरी तो मिली है, मंजूरी में दिक्कत नहीं है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये काम इन्होंने नहीं किया, ये काम किया है RBI ने। ठीक है, और सही पूछा इसीलिए गलत हो जाएगा, वरना दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, और छोटा सा चीज़ है दोस्तों, उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है, तो आंसर हमारा होगा ए। दोस्तों आज थोड़ा साउंड शोर शराबा ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, क्या चुनाव का समय आ चुका है तो नेताओं का आना जाना लगा हुआ है लगातार, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। हालांकि बाकी कंटेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको दिक्कत हो रही है समझने में, आप कमेंट करके बताइए। ओके, हम लोग चीज़ों को और बेहतर करेंगे। और दोस्तों अभी जितना भी अक्टूबर का हमने करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, MCQ डिस्कस किया है, उसको लास्ट में 29 और 30 तारीख को मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, हो सकता है 1.5-2 घंटे की, पर सारे क्वेश्चन आपके महीने भर के उसमें कवर हो जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और 1-2 बार और उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से रिवीजन करते टाइम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।